हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साहित्यिक चिंतन के चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। और जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए बात, और इसका हमने सिलेबस भी अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। जिसको नहीं पता एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें वैसे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर्स नहीं, यूनिट्स है, क्योंकि यूनिट वाइज 4 यूनिट दे रखे हैं, वो 4 यूनिट को कंप्लीट करना है। 4 यूनिट आ रही हैं बस इसमें। ओके, आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, साहित्यिक चिंतन नाम है इस सब्जेक्ट का। ये BA प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 के डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 2 है कि गद्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे इस बार। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस इकाई में हमें आधुनिक हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अधिगम उद्देश्य, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप आधुनिक हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं को आप समझ पाओगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाओं को विशेष रूप से जान पाओगे, इनकी विशेषताएं जान पाओगे। हिंदी साहित्य में गद्य लेखन के महत्व को हम पहचान सकेंगे। प्रस्तावना, तो हिंदी साहित्य का जो गद्य भाग और आधुनिक युग में विशेष रूप से कैसे विकसित हुआ है वो पढ़ेंगे। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, स्मरण रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और डायरी जैसी जो विधाएं ये सब शामिल है। गद्य साहित्य के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन को हम इसको समझ सकते, इसकी अभिव्यक्ति हमें मिली है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है ना, वो भारतेंदु युग 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से, भारतेंदु युग से। इस युग में जो गद्य साहित्य की नई विधाओं का विकास हुआ था, और इसके बाद द्विवेदी युग आया, छायावाद आया, प्रगतिवाद, नई कहानी और आधुनिक गद्य साहित्य का भी उदय हुआ था। इसके बाद सबसे पहले जो आया था ना, वो भारतेंदु युग आया था, जो भी 19वीं शताब्दी में आया था। ओके, तो इसका विकास प्रकार से हुआ था। आधुनिक हिंदी की गद्य विधाएं, तो आधुनिक गद्य साहित्य के विकास में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी गद्य साहित्य के विकास में। और हिंदी गद्य विधाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने में बहुत सहायक रही हैं। उपन्यास विधा देख लेते हैं। तो उपन्यास एक लंबी गद्य रचना है जिसमें कहानी, पात्र, संवाद, वातावरण और चरित्र चित्रण जो होता है वो उपन्यास के अंदर होता है। ये एक संपूर्ण कथा प्रस्तुत करती है, ये एक संपूर्ण कथा बताती है उपन्यास। जैसे आपने उपन्यास पढ़ा है, कहानी, निबंध, तो उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसके अंदर कहानी भी आते हैं, पात्र भी आते हैं, संवाद भी करते हैं, वातावरण और चरित्र चित्रण भी होता है इसके अंदर। ये एक संपूर्ण कथा की तरह ही होती है। विशेषता क्या है कि इसमें जो समाज, संस्कृति, व्यक्ति के जो जीवन है ना, उसके बारे में बताती है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद हो गए, प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बारे में बताती है, प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताती है, तो उन्हें ही उपन्यास कहते हैं। पात्रों और घटनाओं का विस्तार से इसमें वर्ण किया जाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी ये माध्यम है। उदाहरण क्या है? जैसे गोदान, आपने 4th सेमेस्टर में एक चैप्टर था गोदान नाम से, आई थिंक 4th में ही था। उसमें आप पढ़ना कि उसमें जो गोदान चैप्टर है उसमें क्या पढ़ाया गया है। इसमें किसानों की समस्याओं पर ही आधारित है। ठीक है, उसमें प्रेमचंद के गोदान की बुक है उसके बारे में भी बताया गया है। प्रेमचंद की कुछ किताबों के बारे में बताया गया है। नहीं तो आप गूगल पे जाके इस बुक के बारे में सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा। ये गोदान भी प्रेमचंद ने लिखी है, गबन इन्होंने भी प्रेमचंद ने लिखी है। ये आर्थिक लालच की कहानी है।
और तमस ये भीष्म साहनी ने लिखी है। ये विभाजन की त्रासदी है। ओके, कहानी विधा के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने उपन्यास को समझा था, अब हम कहानी को समझेंगे। तो कहानी एक संक्षिप्त गद्य रचना होती है जिसमें किसी घटना या अनुभव को रोचक रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप जो हमारी ऐतिहासिक में जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो कहानी के रूप में आपको इस टाइम आधुनिक काल में बताई जाती है, तभी आपको उन चीज़ों के बारे में आपको पता चला है। लाइक रामायण हो गई, उसको भी एक कहानी की तरह ही उसमें समझाया जाता है। कोई भी स्टोरी वगैरह हो गई आपने सुनी होगी, तो कहानी का माध्यम यही होता है कि वो किसी भी घटना या किसी भी अनुभव को रोचक रूप से, मतलब मनोरंजन के टाइप से वो आपको समझा सके, इस चीज़ को आपको उस कहानी के बारे में बता सके। ठीक है, तो कहानी में एक मुख्य घटना और सीमित पात्र भी होते हैं। कहानी में मुख्य घटना के ऊपर बात होती है, सीमित पात्र होते हैं उसके अंदर। उसके अंदर कहानी को बनाने से पहले लोग डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह से अपनी कहानी को हमें प्रस्तुत करना है लोगों के सामने। तो ये पाठकों पर ये गहरा प्रभाव भी डालती है। पात्र, अलग अलग पात्र आते हैं। कभी आप कोई सीरियल वगैरह देखते हो तो वो भी एक कहानी की तरह ही है, तो उसमें भी अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। तो कहानी के अंदर यही चीज़ बताई जाती है। और ये पाठकों, मतलब जो देखते हैं या कोई बुक में कोई कहानी है तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उन पे ये गहरा प्रभाव भी डालती है। आप कोई सीरियल देखते हो तो उसके अलग अलग जो पात्र होते हैं, मतलब अलग अलग लोग जो अपनी एक्टिविटीज अपना एक्ट करके दिखाते हैं, तो इससे भी लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो सीरियल देखने में, टीवी सीरियल देखते हो उन लोगों की बात हो, या बुक में कोई कहानी है, वो किताबें जो पढ़ रहे हैं उन लोगों की बात हो, इन दोनों ही चीज़ों में उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है लोगों पर। तो भाषा सरल और प्रभावशाली भी होती है, और इसकी भाषाएं सरल भी होती हैं और प्रभावशाली भी होती हैं, लोगों पे एक्ट भी करती हैं। उदाहरण, पूस की रात जो प्रेमचंद ने लिखी है। कफन, ठीक है, कफन और नशा, ईदगाह। आपने ईदगाह चैप्टर तो पढ़ा होगा जो प्रेमचंद ने पढ़ा है, उसके अंदर ये सब बताया गया। तो ये भी एक कहानी है, पूस की रात कहानी है, कफन एक कहानी है, नशा और ईदगाह। ठीक है, हम नाटक के बारे में बात करेंगे। तो नाटक एक ऐसी विधा होती है जिसमें मंच पर अभिनीत किया जाता है। विशेषताएं, जिसमें संवाद प्रधानता होती है। इसमें कथानक, पात्र, संवाद, दृश्य और अभिनय ये सब होते हैं। ये मनोरंजन, सामाजिक संदेश देने का ये माध्यम होती है। अब जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, जैसे नवरात्रि का टाइम है तो रामनवमी में गाते, तो जो नवरात्रि का जो टाइम है, रामनवमी के बारे में जो बताते हैं, तो उस चीज़ को वो एक्ट करके दिखाते हैं। और दशहरे पर वो लोग रावण को कैसे मारा उस चीज़ के बारे में दिखाते हैं। तो वो एक नाटक के रूप में आपको दिखाते हैं, आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट आए और आप लोग उसको समझो भी। तो नाटक का यही अभिनय होता है कि उसमें कथनात होते हैं, मतलब एक स्टोरी टाइप का होता है। उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, उनके लेक्चर्स, उनके अलग अलग डायलॉग होते हैं। वो आप देखते हो नाटक को, सामने से आपको दिखाया जाता है, वो लोग अभिनय करके आपको अपनी बात समझाते हैं। तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है और ये समाज को ये सामाजिक संदेश भी इसका माध्यम है। आप इंटरेस्टेड होकर इसमें देखते भी हो और समाज को एक संदेश भी देता है। इसके उदाहरण क्या है कि अंधा युग, धर्मवीर भारती है, अपाशन का एक दिन, मोहन राकेश है, और अंधेर नगरी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये सब पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि कहानी, निबंध, उपन्यास, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये। ठीक है, ये नाटक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं निबंध की। तो निबंध क्या है? तो निबंध एक छोटी सी गद्य रचना होती है ना, जिसमें किसी विषय पर तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें विचारों की जो प्रधानता होती है, ये विषय की तर्कपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत करता है। ये वर्णनात्मक होता है, विवेचनात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है और व्यंग्यात्मक भी होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब किसी चीज़ के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए बोला जाता है, ये इंटरनेट के लाभ और हानि के ऊपर आप निबंध लिखिए। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वगैरह होते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके कारण बताने होते हैं, उसके लाभ, उससे क्या क्या में हानि होती है, फिर आगे जाकर उसका निष्कर्ष में बताना होता है।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि उसमें उसके अंदर हम उसका वर्णन करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके अंदर उसकी कमियाँ बताते हैं, तब जाके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सब इसके क्या-क्या कारण हुए थे, इससे हमें क्या-क्या हानि हो सकती है, हमें ये करना चाहिए, हम एडवाइस करते हैं। ठीक है? तो इसके ये उदाहरण हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्या है कि अन्य गद्य विधाएं। तो आत्मकथा विधा क्या होती है? तो आत्मकथा लेखक द्वारा अपने ही जीवन का मतलब आत्मकथा में क्या होता है कि जो लेखक होते हैं ना, वो अपने ही जीवन के बारे में आत्मकथा लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में कोई भी घटना घटित हो उस चीज़ के बारे में बताते हैं या अपने जीवन की शैली के बारे में बताते हैं। जैसे मेरा जीवन, राजेंद्र प्रसाद, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। 5th सेमेस्टर है ना, 5th सेमेस्टर की जो हिंदी की बुक्स है ना, उसमें एक चैप्टर आया है मधुशाला, जिसको कविताओं के रूप में बताया गया है। हरिवंश राय ने उसमें अपने बारे में बताया, अपने जीवन शैली के बारे में बताया। और जीवन विधा क्या होती है? जीवनी विधा, सॉरी। तो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई अन्य रचना को जीवनी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, डीजे तेंदुलकर और लौह पुरुष सरदार पटेल। ठीक है, किसी और के ऊपर लाइक जैसे मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कुछ लिखती हूँ, तो वो किसी और की जीवनी के ऊपर बता रहे हैं ना, कि कोई लेखक लिख रहा है लेकिन किसी अदर पर्सन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष हुए, इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो उस चीज़ के बारे में उसको ही हम जीवनी लिख कहते हैं। कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उनके जीवन से रिलेटेड कुछ भी लिखना, वही जीवनी कहलाता है। अभी ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन भी आ सकता है कि आप उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए, या फिर नाटक और निबंध में अंतर बताइए। तो अगर ये सब आता है तो शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाया गया है, सारे टॉपिक्स क्लियर करके आप जाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिपेयर कर लेना। कोई भी टॉपिक्स वगैरह छोड़ना मत, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है लेकिन आंसर सेम ही होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्मरण विधा क्या होती है? संस्मरण विधा वह गद्य विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों और यादों को प्रस्तुत करता है। आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आप उस चीज़ के बारे में बताते हो, अपनी यादों के बारे में बताते हो, तो उसको स्मरण विधा मतलब कोई भी चीज़ आप याद करते हो तो खुश हो जाते हो, तो वही चीज़ है। ऐसे कोई लोग अपनी डायरी लिखता है तो उन्होंने आज क्या क्या किया तो उसमें उसके अंदर बताते हैं। तो बस ऐसे ही है कि अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनकी यादों को ना उस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो स्मरण विधा हम उसे कहते हैं। जो अपनी पुरानी यादों, अपने जीवन के जो अनुभव किए हैं उन्होंने, उस चीज़ के बारे में लिखते हैं, उसे स्मरण विधा कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। गंगा स्नान, महादेवी वर्मा ने लिखा था, आप एक बार देख सकते हो, समझ आ जाएगा आपको। रेखाचित्र विधा में क्या है? तो इसमें किसी व्यक्ति या घटना का संक्षिप्त प्रभावशाली चित्रण किया जाता है, जैसे श्रीकांत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके अंदर किसी व्यक्ति या घटना का ना शॉर्ट में उसको चित्रित करके समझा सकते हैं। जैसे 11th 12th 9th 10th में क्वेश्चन पेपर आता था, एक चित्र बना के देते थे और आपको बोलते थे कि उसको डिफाइन करना है, तो वो आपको उस पिक्चर के माध्यम से आप उसकी पूरी स्टोरी बतानी होती थी। तो लाइक वैसा ही है ये भी, वो रेखा चित्र विधाई थी जो आपको चित्र के अकॉर्डिंग चित्र को देख कर उसको बताना होता था उसके बारे में, कि उसके अंदर क्या कहानी है, उसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो बस रेखा चित्र विधा वही होती है, इसमें किसी व्यक्ति के या किसी घटना का संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण किया जाता है, वो भी चित्र के माध्यम से। यात्रा वृत्तांत मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें लेखक किसी भी यात्रा के अनुभवों और घटनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे अल्मोड़ा यात्रा, आप कहीं जैसे आप वृंदावन गए या फिर मुंबई गए, आप किसी भी अदर स्टेट में गए, जहाँ भी आपको जाना पसंद है, आप नैनीताल गए, तो इन सब जगह जाकर आप अपने जो यात्रा के बारे में अपने दोस्तों को बताते हो, किसी को भी बताते हो, तो अपनी यात्रा का वृत्तांत, मतलब अपनी यात्रा के बारे में दूसरे लोगों को बता रहे हो अपने, या किसी बुक वगैरह में अपनी यात्रा के बारे में लिख रहे हो कि अपनी अपनी यात्रा में क्या क्या किया, क्या क्या अनुभव लिए, तो उसको ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। डायरी विधा, तो डायरी विधा में क्या है कि लेखक की अपनी किसी किसी को डायरी लिखने की आदत होती है, वो डेली अपनी डायरी में कि आज उन्होंने अपने दिन में क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, तो उस चीज़ के बारे में अपनी वो डायरी में लिखते हैं। एक मेमोरेबल वो एक नोटबुक होती है जो उन्हें याद रहती है।
ठीक है। तो ये लेखक की निजी दैनिक घटनाएं और विचारों के बारे में संग्रह करती है, उसको संभाल के रखती है। उदाहरण क्या है, ये एक साहित्य की डायरी जो सचिनानंद हरिनादन वात्सन्य अज्ञे ने लिखी थी। निष्कर्ष देख लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य ने आधुनिक युग में तेजी से विकास किया था। उपन्यास दीर्घ कथा है जबकि कहानी संक्षिप्त और प्रभावशाली होती है। नाटक संवाद प्रधान विधा है जबकि निबंध विचार प्रस्थान विधा है। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी व्यक्ति के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण विधाएं हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट्स नोट्स। तो उपन्यास क्या है कि दीर्घ कथा और पात्रों का विस्तार है। गोदान तमस। कहानी संक्षिप्त कथा है, प्रभावशाली है। कफन ईदगाह। नाटक संवाद प्रधान है, अभिनय के लिए। अंधा युग, अंधेर नगरी। निबंध विचार प्रधान है, वर्णनात्मक है। माखनलाल चतुर्वेदी। अन्य गद्य विधाएं आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। मेरा जीवन, मेरी जीवन यात्रा और गंगा स्नान। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं वो हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।